जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था। यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया। वहां की खुफिया एजेंसी ने भी बंधकों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और जब इजराइल ने तकनीक की मदद से भी बंधकों की तलाश तेज कर दी है, जिसके लिए नेतन्याहू के इशारे पर आईटी इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई, जिसकी मदद से बंधकों की पहचान की जा रही है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उस टीम में आईटी एक्सपर्ट के साथ हैकरों को भी शामिल किया गया। हमास ने यह आरोप लगाया कि इजराइल विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगा रहा है। हमास ने दावा किया कि कुछ दिन पहले वो गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था, लेकिन इजराइल ने ही उनकी रिहाई में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन बंधकों को भी रिहा नहीं किया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ये नहीं चाहता है कि वो विदेशी नागरिकों को छोड़ दे, क्योंकि अभी तो उसके साथ बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर कई देश खड़े हैं। दावा किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, तो उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई देशों के नागरिक शामिल थे। यही वजह रही कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल को पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हमास ने इजराइल के बंधकों के अलावा दूसरे देशों के बंधकों को छोड़ दिया तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए तो इजराइल पर आफत आ जाएगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इजराइल की सेना बंधकों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गाजा में घुसकर भी इजराइल के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बंधकों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इजराइल की सेना के हाथ अभी तक खाली हैं। यही वजह रही कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। एक महिला ने तो हमास से उसे भी बंधक बनाने की अपील कर दी ताकि वो अपनी बेटियों के साथ रह पाए। यानी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इजराइल के लोग अब खुद भी आगे आने लगे हैं और इसीलिए नेतन्याहू पर भी बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बंधकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है
इसराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इसराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इसराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इसराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इसराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा और इसराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इसराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इसराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इसराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इसराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। और हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इसराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल ने उसकी सीमा के अंदर धमाके किए जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। उसका आरोप है कि इसराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट बरसाए। इसराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें लेबनान और इसराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किए। धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इसराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और उसके इसी दावे ने हिजबुल्लाह के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह भड़क गए कि उन्होंने इसराइल को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे दी और एक बार फिर यह दोहरा दिया कि अब इसराइल को हिजबुल्लाह के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि इसराइल ने उसके ठिकानों पर जो हमला किया वो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि वो अपने ठिकानों पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। मतलब वो इसराइल पर इतना भीषण वार करेगा कि नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल को धमकाते हुए यह भी कहा कि इसराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव अब कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का मन बना चुका है। इस बीच इसराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इसराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इसराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इसराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इसराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि इसराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इसराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इसराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि इसराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इसराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इसराइल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इसराइल को सीधी चेतावनी दी।
इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है, और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है, और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा, और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है, और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजराइल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है, और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। कि अपने इस ऐलान के लिए हसन नसरल्लाह ने जो तारीख चुनी वो इजराइल के लिए किसी बुरी सपने की तरह है। 11 नवंबर वो तारीख है जो इजराइल को अपने सीने पर हुए सबसे गहरे जख्म की याद दिलाती है, और हिजबुल्लाह इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह ने इजराइल की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई थी, और उसके लड़ाके अहमद कासिर ने इजराइल के कब्जे वाले तीर में मौजूद इजराइल की सेना के अड्डे पर पहला आत्मघाती हमला किया था। जानकारी के मुताबिक अहमद कासिर ने विस्फोटकों से भरी एक कार को ही इजराइल की सेना की उस बिल्डिंग में घुसा दिया था, जिसके बाद वहां हुए धमाके में इजरायली सेना के करीब 80 जवानों की मौत हो गई। इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने 11 नवंबर को दुनिया के सामने आने का ऐलान किया है, ताकि वो एक बार फिर इजराइल को 1982 में हुए उस दर्दनाक हमले की याद दिला सके। सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि गाजा पर इजराइल के हमलों से बढ़ के यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। हूथी विद्रोहियों के मुताबिक इस हमले में भी उन्होंने पिछली बार की तरह मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, और हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती नजर आई। मिसाइलों को दागने के बाद हूथी लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूथी लड़ाकों ने इजराइल को तबाह करने के लिए एक साथ कई मिसाइलें दागी। हमास के खिलाफ चल रही इजराइल की जंग में हूथी लड़ाकों ने भी एक और मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी उन्होंने इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन उस वक्त भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास तैनात अमेरिकी युद्धपोत के जरिए उन हमलों को नाकाम करने का दावा किया गया। लेकिन अब फिर से हूथी लड़ाकों के हमले के दावे से इजराइल और अमेरिका समेत सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ गई। हूथी लड़ाकों के इस दावे से एक बात साफ हो गई कि हूथी लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने इजराइल को चेतावनी भी दी कि जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक हूथी विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते रहेंगे। इजराइल पर हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले के दावे से इजराइल की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि यमन का ये चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है। इस संगठन ने ईरान की मदद से यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका था, और अब हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले का दावा कर दिया, जिसके बाद इजराइल को अब एक साथ अपने 3 दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की शुरुआत हमास के लड़ाकों से हुई। उसके बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमले हुए, और अब यमन के हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने का दावा कर दिया। यानी इजराइल और हमास की जंग में यमन के हूथी लड़ाके फिर से इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग में जुट गए। हूथी लड़ाकों के हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने भी अपनी पूरी प्लानिंग बना ली।
इजरायल की सेना के दावे के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यही नहीं, इजरायल ने लाल सागर में अपने जहाज भी तैनात कर दिए ताकि नौसेना के जरिए इजरायल की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिकी सेना भी लाल सागर में तैनात है और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक चुकी है। इजरायल पहले भी दावा कर चुका है कि लाल सागर की ओर से उसकी ओर दागी जाने वाली मिसाइलों को वो ढेर कर चुका है। इसके साथ ही इजरायल ने यह भी दावा किया कि हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए उसके पास हवाई सुरक्षा की कई परतें हैं, जिन्हें भेद पाना हूथी लड़ाकों के लिए आसान नहीं होगा। हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए इजरायल की तैयारी भले ही पूरी है, लेकिन हूथी लड़ाकों को हल्के में लेना इजरायल के लिए भूल होगी, क्योंकि 9 साल पहले यमन के गृह युद्ध में ईरान की मदद से हूथी लड़ाकों ने यमन सरकार को मुश्किल में डाल दिया और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ शिया हूथी लड़ाकों की यह जंग 2014 से चल रही है। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े थे। एक तरफ हूथी विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ यमन की सरकार के साथ सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब अब भी खड़ा है और यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूथी लड़ाके यमन के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करने लगे थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई। गनीमत रही कि जानलेवा हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर हमले की घटना से इनकार किया, लेकिन हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बंदूकधारी लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी करते दिखाई दी। उस वीडियो में महमूद अब्बास की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और उसके आसपास मौजूद लोग गोलीबारी करते दिखे। इस दौरान हमलावरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के एक सुरक्षा कर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद भी हमलावर उनके काफिले पर काफी देर तक गोलियां चलाते रहे। गनीमत यह रही कि इस हमले में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचा लिया। फिलिस्तीन के मीडिया के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जिंदाल नाम के एक संगठन ने ली। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर हुए हमले के बाद सन्स ऑफ अबू जिंदाल नाम के संगठन को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इसी संगठन ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी थी। और फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति पर हमला करने वाले संगठन के लोगों ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के अधिकारी यूसुफ अहमद रेहान के सम्मान में अपने संगठन का नाम सन्स ऑफ अबू जिंदाल रखा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले के पीछे बड़ी वजह सामने आई। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि महमूद अब्बास को धमकी दी गई थी, जिसमें उन पर हमला करने वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि उस अल्टीमेटम का समय पूरा होते ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर गोलियां चला दी गई, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और इस हमले की जिम्मेदारी भी सन्स ऑफ अबू जिंदाल संगठन ने ही ली। हमास के समर्थन वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने महमूद अब्बास को निशाना बनाया। महमूद अब्बास पर हुए हमले के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि इजरायल की जंग में उनका रुख देखकर फिलिस्तीन समर्थक संगठनों में ही फूट पड़ने लगी, क्योंकि हमास कई दशकों से फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यानी वो एक तरह से महमूद अब्बास के साथ ही खड़ा है। लेकिन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने हमास का साथी होने के बावजूद महमूद अब्बास पर हमला कर दिया। मतलब यह कि उसने हमास से अलग रास्ता अपना लिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह जंग को लेकर महमूद अब्बास का नरम रुख है, क्योंकि जब से जंग छिड़ी है उन्होंने एक बार भी इजरायल के खिलाफ सख्त रुख नहीं दिखाया, बल्कि कई बार तो महमूद अब्बास ने हमास से दूरी बनाने वाला बयान ही दे दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमास की नीतियों और उसके हमलों का समर्थन वो नहीं करते और न ही हमास का मतलब फिलिस्तीन है। माना जा रहा है कि इसी वजह से सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने उन्हें निशाना बनाया। हालांकि यह हमास से उसके झगड़े की वजह भी बन सकता है। हमास ने दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत वो लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर इतनी बमबारी की कि उसका पूरा साम्राज्य ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। और इजरायल के साथ जंग में हमास के हजारों लड़ाके मारे गए, जिसकी वजह से इस जंग को जारी रखने के लिए हमास को और लड़ाकों की जरूरत है। और इसीलिए हमास के टॉप लीडर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कर रहे हैं। वो लड़ाकों की भर्ती के लिए वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान चला रहे हैं।
और हमास 3 मुस्लिम देशों में तूफान अल अक्सा रैली का आयोजन भी कर चुका है। हानिया फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग इस्माइल हानिया ने ही की थी, जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खालिद मशाल ने भी हमास के लिए दुनिया भर से मदद लाने की कमान संभाल ली, जिसके लिए वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुट गया। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। और केरल के मलप्पुरम में हमास लीडर खालिद मशाल की उस रैली का आयोजन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की यूथ विंग ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रैली में मशाल ने भारत के मुस्लिमों से एकजुट होने को कहा था, जिसमें उसने इजराइल पर हमास से बदला लेने की आड़ में गाजा को मिटा देने की साजिश करने का आरोप लगाया था और रैली में शामिल मुस्लिमों से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की अपील की थी। खालिद मशाल को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है और यूरोपीय मीडिया के मुताबिक खालिद मशाल हमास के सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का प्रमुख है, जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ जारी जंग के लिए हमास में लड़ाकों के भर्ती अभियान में जुटा हुआ है। खालिद मशाल 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाद में पैदा हुआ। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग की वजह से उसका परिवार बेघर हो गया था। 1976 से 1990 के बीच खालिद मशाल कुवैत में रहा और उसने वहां PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की अगुवाई की थी। इसके बाद 1996 से 2017 तक मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष रहा। आरोप लगा कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लड़ाके भी हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से गाजा गए थे, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि इजराइल से भिड़ने के लिए मुस्लिम देशों के अलावा तमाम आतंकी संगठन भी एकजुट हो चुके हैं और वो सब मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देना चाहते हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी बड़ी भूमिका थी। आरोप तो यह भी है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमास को पाकिस्तान की तरफ से कई बार मदद मिली। दावा है कि हमास के नेताओं को पाकिस्तान ने लड़ाकों की भर्ती में भी मदद करने का भरोसा दिया है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान इजराइल पर हमास के किए हमलों का समर्थन कर रहा है। और हमास के टॉप नेताओं ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा रैली की, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कट्टरवादी धार्मिक संगठनों ने किया था, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी भी शामिल था। हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के अलावा उन देशों में भी रैलियां करना चाहता है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और दावा किया गया कि उन रैलियों को हमास के टॉप लीडर सीधे संबोधित करेंगे और मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को खतरा बताएंगे, और वो ऐसा हर उस देश में करना चाहते हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। हमास की बच्चा ब्रिगेड की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले भी बड़ा दावा किया था। मोसाद ने आरोप लगाया था कि हमास इस जंग में इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना रहा है। मोसाद के इन दावों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों की तलाश में गाजा के एक घर में घुसे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें वहां कई ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें कई बच्चे हमास के लड़ाकों की तरह हाथों में खतरनाक हथियार लिए दिखाई दिए। इसी वजह से हमास के लड़ाकों पर लगाम लगाने के इरादे से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान इजराइल ने वहां शरणार्थी कैंप में रह रहे 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 11 लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजराइल की सेना हाथ में बंदूक लेकर गलियों के अंदर हमास के लड़ाकों की तलाश करती नजर आई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और इजराइल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं, जिनका नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठी इजरायली सेना वहां लगातार छापेमारी कर रही है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव के बाद पिछले 24 घंटों के अंदर वहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है और दावा किया गया कि मरने वालों में 2 लोग इजराइल की सेना की हिरासत में थे। और
बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर वो भड़के और नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मेरी मूर्खता से ही मांझी मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार के बयान पर जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहा है, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? माननीय मुख्यमंत्री चमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। युद्ध के बीच जर्मनी ने इजराइल की बड़ी मदद की है। जर्मनी ने इजराइल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद का दावा किया है। ये मदद की गई है जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था, क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था। जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। इजराइल बॉर्डर के बेहद करीब कफर केला में मंगलवार रात को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जहां पर हमला हुआ है वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। ये पूरा इलाका जंग का मैदान अभी भी बना हुआ है। लगातार इजराइल इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग लग रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि लगातार एयर स्ट्राइक की गई बीती रात 2 बार इजराइल की तरफ से, और अब देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं है। और काफर केला और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी दूर तक इस स्ट्रक्चर के परखच्चे उड़े हैं। आपको इस ज़मीन पर दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इस तरह के टुकड़े अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से बहुत बड़ा अटैक किया गया था। ये तस्वीर देख लीजिए और बगल में ही यहाँ पर इजराइल का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ आप समझिए कि अगर कोई शख्स इसके अंदर हो तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इजराइल की सीमा भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से इजराइल के अंदर की तस्वीर है। तो लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज़ होती जा रही है और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ अटैक काफर केला इलाके में हिजबुल्लाह ने किया है। अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी।
क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। उधर गाजा में इजराइल के हमलों के बीच बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद ली गई। इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के शेजा इलाके में भारी तबाही हुई। वहां कई इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। एक ही परिवार के 40 सदस्य मकान के मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए लोग रात के अंधेरे में मिट्टी खोदने वाली मशीन से मलबा हटाते दिखे। बीते 33 दिनों से जारी जंग के दौरान इजराइल ने पूरे गाजा पर बारूद की बारिश की है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना ने जमकर बम और मिसाइलें बरसाई हैं, जिसकी वजह से गाजा के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता, और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने ये बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी, और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया, जिसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है। और जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी ये खबर है। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को अबू जिना के बनाए गए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए थे, यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है तो इजराइल वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा दें कि वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल ने ड्रोन से हमला किया है। देखिए, लगातार ये खतरनाक खौफनाक हमले जारी हैं। इस हमले में 5 आतंकियों को मार गिराने का बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का खौफनाक हमला किस तरह से सामने आया है, तस्दीक करती कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है, और इस ड्रोन हमले में 5 खूंखार आतंकियों के मार गिराने का बड़ा दावा भी हुआ। नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इजराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते।
वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इजरायल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजरायल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है। यानी गाजा पट्टी में इजरायल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इजरायल ने अपनी वायुसेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इजरायल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजरायल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजरायल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है, ताकि इजरायल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रेगेव के मुताबिक इजरायल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में है, लेकिन वहां के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इजरायल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई। इधर गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायल की सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया। इजरायल की सेना टैंकों के साथ गाजा की सीमा में नजर आई। एक तरफ आईडीएफ का टैंक दस्ता है तो दूसरी तरफ पैदल सेना दोनों हमास के ठिकानों पर प्रहार करते नजर आए। गाजा की रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकानों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना जमीन और आसमान से लगातार गोले बरसा रही है। इजरायल की डिफेंस फोर्स के इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से सना और मलबे में तब्दील नजर आया। हमले में हमास के बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का ये कमांडर इजरायल की इसी लिस्ट में था। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजरायल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इजरायल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। और इस बीच हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजरायल की सेना ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने एक बार फिर गाजा में मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजरायल ने दावा किया गया कि उस मस्जिद में हमास के कमांड सेंटर थे जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन इजरायल की सेना ने उस मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मस्जिद पर हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बचने के लिए मस्जिद में अपना ठिकाना बना रखा था। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इजरायल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजरायल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इजरायल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि ये ऑपरेशन खासतौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इजरायल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम
इजरायल हमास जंग और ज्यादा भीषण होती चल रही है। अब इजरायल के हमले में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हमास के आतंकी इब्राहिम अबू माजिब की मौत का दावा यहां पर किया है। इससे पहले भी कई सारे कमांडर्स यहां पर मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास के कैंप पर इजरायल ने हमला किया और ऐसे में इजरायल की डिफेंस फोर्स ने हमास के आतंकी इब्राहिम अबू माजिब की मौत का दावा यहां पर किया है। एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर उसकी ओर से किया गया और एक कमांडर ढेर हो गया। की लिस्ट में था जिनकी तलाश इजरायल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इजरायल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच जर्मनी ने इजरायल की बड़ी मदद की है। जर्मनी ने इजरायल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद का दावा किया है। ये मदद की गई है जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इजरायल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजरायल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इजरायल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था, क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था, जिसके दम पर हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजरायल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था। जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। इजरायल बॉर्डर के बेहद करीब कफर केला में मंगलवार रात को इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जहां पर हमला हुआ है वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। ये पूरा इलाका जंग का मैदान अभी भी बना हुआ है। लगातार इजराइल इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग लग रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि लगातार एयर स्ट्राइक की गई बीती रात 2 बार इजराइल की तरफ से, और अब देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं है। और काफर केला और ऐसे कई इलाके हैं जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की तस्वीर